हाँ भाई, क्या हाल है। तो इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और मैं चाहता था कि ये जो क्वेश्चंस है ये मैं आपके साथ बैठकर करूं, मैं और आप साथ बैठकर करें। तो इन क्वेश्चंस का टाइप क्या है? वो टाइप बस ये है कि जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, मतलब सिर्फ उस स्थिति को समझना है जो भी एग्जामिनर हमें बताएगा और उसके अकॉर्डिंग चल के हमें उसको आंसर करना है। तो आपने क्या करना है, मेरे बताने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और कभी भी आपने ये चीज नहीं पकड़नी होती, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको ये चीज नहीं पकड़ना होता कि भाई टीचर सॉल्यूशन करता है या डिफिकल्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीख ले। आपको सॉल्यूशन नहीं सीखना होता, आपको सीखना होता है वे ऑफ सॉल्विंग, या फिर अगर इसको मैं एग्जैक्टली टू द पॉइंट हिट करना चाहूं तो वे ऑफ थिंकिंग, मतलब कि उसके सोचने का तरीका, वो प्रॉब्लम को किस वे में देखता है, किस वे में समझता है, कितने बेसिक वे से टैकल कर लेता है। कभी कभी आपको लगता है अरे देखो कितने किस वे में टैकल किया है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं आपको 10 क्वेश्चंस बताऊं, 10 अलग अलग नेचर के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, हैं, और एक पहली नेचर का क्वेश्चन मतलब कि एक तरह का क्वेश्चन, फिर दूसरी तरह का क्वेश्चन, फिर तीसरी तरह का क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मैं करके दिखा दूं, तो स्टूडेंट तो ये सोचेंगे कि भाई बहुत ही बड़ा जीनियस काम हो गया, क्योंकि 10 अलग अलग नेचर के मैंने क्वेश्चन बता दिए। तो आपके दिमाग में तो यही आएगा कि आप ऐसा कैसे सोच लेते हो। तो उससे क्या होगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। अगर थोड़ा मोटा कॉन्फिडेंस होगा तो वो भी टूट जाएगा, वो तो अपना पर्पज है नहीं। तो इसी कारण सारे क्वेश्चंस को इस वे में अरेंज कर रखा है कि आपको ये कोर्स बिल्कुल इजी लगेगा, क्योंकि सीडी दर सीडी इसको अरेंज कर रखा है, बिल्कुल स्ट्रक्चर कर रखा है अच्छे से। ठीक है। और इस वे से अरेंज कर रखा है कि आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो सोचने का पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न इवोल्व होए, थिंकिंग पैटर्न इंप्रूव हो। ठीक है, मेन ये है। मतलब जब आप कोर्स को स्टार्ट करोगे, मान लो आप गिनती गिनते हो, एग्जैक्टली टू द पॉइंट हिट करूं, 1 2 3, तो 1 से 2 तक जाओगे तो कोई कुछ इंप्रूवमेंट तो हुई नहीं, 2 से 3 तक जाओगे तो कोई इंप्रूवमेंट हुई नहीं, 3 से 4 तक जाओगे, ऐसे आप गिनते 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 100 तक चले गए, तो 1 और 100 में तो बहुत फर्क है ना। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इजी इजी कंसेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक बेसिक वे में सीखते चलेंगे, आपके थिंकिंग पैटर्न को इवॉल्व करते चलेंगे। वो डिपेंड करता है कि किस तरह के क्वेश्चंस कब आपको किस फॉर्म में दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मेरे साथ बैठ के सोल्व करने का आनंद लीजिएगा, इजी हो या मुश्किल, आराम से बैठ कर और ये देखिएगा मैं कैसे उनको सोल्व कर रहा हूँ, उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। और फिर इस वीडियो के बाद आपको 2 एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2, ये आपने करनी है। इसके सॉल्यूशन आपने नहीं देखने हैं। अगर एक आधे सॉल्यूशन में अटक जाओ तो कोशिश करो फिर से खुद ही उसको कर लो, और ये वीडियोस आपको देखने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसे ही पड़ी रहे आपके फोन में, देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये वीडियोस मैं यही चाहता हूँ जो मैं आपको टेस्ट की वीडियोस दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी जरूरत पड़े तो उनको देख लेना। तो भैया आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन बोरोस ₹5,000 फॉर 2 years, एक आदमी ने 5,000 रुपये उधार लिए 2 साल के लिए, एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। और ही इमीडिएटली लैंड्स इट टू अनदर पर्सन, और दूसरे बंदे को 6/4% पर दे दिए, सिंपल इंटरेस्ट पर ही 2 साल के लिए। तो सिंपल सी बात है, उसने 4% के लिए आगे से रुपए लिए थे, 4% रेट पर। तो इसका क्या मतलब है, 4% रेट पर उसने रुपए लिए तो उसको 4% ब्याज देना पड़ेगा। मान लो ये वो बंदा है पर्सन, उसने यहां से उधार लिए, तो इसको ब्याज के रूप में सिर्फ 4% देने पड़ेंगे। लेकिन इसने आगे फिर से रुपए उधार दे दिए और कितने परसेंट रेट पर दे दिए, 6.25, मतलब 6 1/4% पर। तो आगे से इसको कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, 6 1/4%। तो वो जितने भी रुपए थे, यहां पर 5,000 हैं, लेकिन जितने भी रुपए हों, ये तो ब्याज के तौर पर देखो, जो 5,000 रुपए हैं वो तो आगे से एज इट इज वापिस आ जाएंगे, ये फिर से वापिस कर देगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो ये लौटा ही देंगे एक दूसरे को। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर यहां पर, वो ब्याज के अंदर आ रहा है, कितना ब्याज लगा। तो इसको 4% ब्याज देना पड़ रहा है, और इसको ब्याज मिल रहा है 6 1/4%, 6.25%। तो इसको इस ट्रांजेक्शन में 2 1/4% का फायदा हो गया, 2.25% का फायदा हो गया। और ये फायदा पर एनम है, बिकॉज ये दर जो है, ये जो रेट है, ये पर एनम है, सालाना होती है ना दर। तो हर एक साल में इतने परसेंट का फायदा होगा। किस चीज का, इतना परसेंट, इतना परसेंट 5,000 का। तो और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये 1 साल की बात नहीं है, ये 2 साल की बात है।
2 साल के लिए रुपए लिए थे और 2 साल के लिए आगे दे दिए थे। तो भाई 1 साल में इतने परसेंट का फायदा होगा, तो 2 साल में कितने परसेंट का होगा, इसको डबल कर लेते हैं। 2 का डबल 4 और 1/4 का डबल क्या होता है 1/2, तो 4.5% का फायदा हो जाएगा इसको। 4.5% किसका, 5000 का। तो भाई अब तो निकाल ही लेते हैं। 5000 का 1% है 50, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 4% हो जाएगा भाई 200, और जो आधा परसेंट है, आधा परसेंट क्या हो जाएगा, 50 का आधा 25, तो 225 रुपए का फायदा हो जाएगा यहाँ पर बंदे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन है, सुमित लेंट सम मनी टू मोहित एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सुमित ने मोहित को कुछ रुपए दिए, तो ये सुमित है ये मोहित है, तो सुमित ने मोहित को 5% पर एनम पर रुपए दे दिए। मोहित लेंट द एंटायर अमाउंट टू बिरजू, और मोहित ने सारे रुपए बिरजू को दे दिए, एंटायर सारे रुपए, ऑन द सेम डे उसी दिन। ठीक है, कितने रेट पर, 8.5% के दर पर। इन दिस ट्रांजैक्शन आफ्टर ए ईयर, 1 साल के बाद इस लेन देन के अंदर मोहित को 350 रुपए का फायदा हुआ। तो जो पिछला क्वेश्चन था एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो भाई, मोहित को ब्याज के तौर पर 5% रुपए देने पड़ रहे हैं सालाना, और मोहित ने बिरजू को रुपए दिए हैं, तो आगे से बिरजू जो मोहित को देगा, मतलब मोहित को जो ब्याज मिलने वाला है वो मिलने वाला है 8.5%। किस चीज का 8.5%, ये जो ब्याज है ये मिलने वाला है जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है या जो भी प्रिंसिपल है, जितने भी रुपए ये एक दूसरे को ऐसे देते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी रुपए इन्वॉल्व हैं उसका जो 3.5% बनता है, 3.5% उसका जितना बनता है, ठीक है, 3.5% का गैप है ना 5% और 8.5% पे, उसका 3.5% हर साल फायदा हो जाएगा मोहित को। आगे से 8.5% लेगा और आगे 5% पकड़ा देगा, 3.5% इसके पास बच जाएगा 1 साल में, मतलब कि 3.5%। और 1 साल में इसको फायदा कितना हुआ है, ये तो चीज हो गई कि भी परसेंटेज में फायदा, प्रिंसिपल का इतना परसेंट, और इसको फायदा हुआ है 350 रुपए का। तो ये चीज सीधी सीधी दिख रही है कि 3.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आएगा, मतलब 100% को अगर रुपए में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो 10,000 आ जाएगा। मतलब जो प्रिंसिपल है, अगर किसी चीज का 3.5% 350 है, तो 1% कितना हो जाएगा 100, और 100% हो जाएगा 10,000। तो 10,000 रुपए इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो ये तो जब 1 साल के अंदर फायदा हुआ तब की बात थी। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि भाई 2 साल की बात थी। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं 1 साल की जगह, चलो खुद अपनी मर्जी से कर लेते हैं, 3 साल की मैं बात कर लूं, तो फिर क्या आंसर आएगा। तो देखो 1 साल के अंदर मोहित को 3.5% का फायदा हो रहा है। एक बार पॉज करके खुद भी आप आंसर बताना, ठीक है। 1 साल के अंदर 3.5% का फायदा। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, कितनी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूं, कुछ भी बता रहा हूं, फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश मत कीजिएगा, एक आराम से रिलैक्स होकर सुनिएगा, और ताकि बिना वजह टाइम वेस्ट ना हो। इसी कारण मैंने जो टेस्ट हैं, जो एक्सरसाइज हैं, उनके सॉल्यूशंस ऑप्शनल बनाए हैं, उसमें भी एफर्ट लगा है। एक पीडीएफ बना के सोल्व कर देता तो इजीली काम हो जाना था, ठीक है। तो उस वे में टाइम बचाओ, उनको खुद सोल्व कर लो, जहां पर भी अटको देख लो, लेकिन जो कंसेप्ट लेक्चर्स हैं वो सारे देखो। 1 साल में 3.5% का फायदा हो रहा है, तो भाई 3 साल में कितने परसेंट का फायदा होगा, 3.5 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9, और आधा इंटू 3 1.5, तो 10.5% का फायदा हो जाएगा। और 10.5% की वैल्यू यहां पर क्या होगी 350, ठीक है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 350 डिवाइडेड बाई 10.5। 10.5 क्या होता है भाई, 10.5 होता है 21/2, 21/2। तो 1% की वैल्यू यहां पर अभी निकाल लेते हैं, 7 21, 7 5 तो 50 दूनी 100/3, 1% की वैल्यू आ गई 100/3, मतलब 33.33। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 100 गुना कर दो, 3333.33। तो फिर इसका ये आंसर हो जाना था। मैंने वैल्यूज अपनी तरफ से ली हैं, इसलिए इस टाइप का आंसर आया, ठीक है। ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट, पॉज करके खुद कर लो। ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 4 years, 4 साल के लिए किसी रेट पर किसी रुपए को दिया गया। हैड इट बीन पुट एट 2% हाइयर रेट, अगर इसको 2% ज्यादा रेट पर दिया जाता,
तो 56 रुपए ज्यादा देता। ऐसे अज्यूम कर लो ये सम है, इसको दिया गया, ये पहली सिचुएशन है, पता नहीं किस रेट पर दिया गया, 4 साल के लिए दिया गया, कुछ ना कुछ रेट रहा होगा, कुछ ना कुछ रेट यहां पर रहा होगा पहले वाली सिचुएशन में, इसने कुछ रुपए दिए होंगे। अब ये बोल रहे हैं अगर इसी सम को पहले से 2% ज्यादा रेट पर दिया जाता तो ये पहले से 56 रुपए ज्यादा देता। तो ये जो ऊपर वाली सिचुएशन है और ये जो नीचे वाली सिचुएशन है, ये जो अलग अलग हालात है, इनमें फर्क किसका है? नीचे वाले केस में क्या अलग है? नीचे वाले केस में रेट 2% ज्यादा है, मतलब हमें ऊपर वाला रेट निकालने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला रेट जितना भी हो, नीचे वाली सिचुएशन में जो रेट है वो 2% ज्यादा है। और ये जो रेट होता है, रेट क्या होता है? रेट होता है पर एनम, सालाना, मतलब कि 2% ज्यादा ब्याज मिलेगा नीचे वाली सिचुएशन में और हर साल 2% ज्यादा मिलेगा। एक साल के अंदर 2% का फायदा हो रहा है नीचे वाली सिचुएशन में। किस चीज का 2% की मैं बात कर रहा हूं? प्रिंसिपल का 2%, मूलधन का 2%। ठीक है, तो और ये जो सिचुएशन है ये 4 साल की है, तो भाई 4 साल में कितने परसेंट का फायदा हो जाएगा? मतलब ऊपर वाली सिचुएशन और नीचे वाली सिचुएशन में 4 साल में कितने परसेंट का गैप आ जाएगा? एक साल में तो 2% ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो भाई 4 साल में नीचे वाली सिचुएशन में 8% ज्यादा मिल जाएगा। और ये बंदे क्या बोल रहे हैं? एग्जामिनर ये बोल रहा है 56 रुपए ज्यादा। इसका मतलब जो भी प्रिंसिपल है उसका 8% 56 रुपए बनता होगा, और उसका 1% 7 रुपए बनता होगा, और उसका 100% 700 रुपए बनता होगा। तो यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, विकल्प बी। क्लियर है? हाँ, तो इंजॉय करके इन क्वेश्चंस को बिना पेन और पेपर के करते रहो हर एक को। ए मनी लेंडर फाइंड्स दैट ड्यू टू ए फॉल इन द एनुअल रेट, उसकी जो सालाना दर है उसके अंदर गिरावट आ गई, उसके कारण उसको जो ब्याज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्रॉम 8% टू 73/4%, ये जो गिरावट आई है इसके कारण उसकी सालाना कमाई, तो यहां पर ईयरली मतलब कि एक साल की बात कर रहा है, डिमिनिशिस बाई 61.50, डिमिनिश मतलब कि कम हो गई। तो मेरे को ये बताओ, पहले उसको सालाना 8% ब्याज मिलता था, अब उसको सालाना जितने भी रुपए उसने दे रखे थे उस पर इतने परसेंट ब्याज मिलता है, तो कितने परसेंट कम मिल रहा है ब्याज? तो ब्याज मिल रहा है, मेंटली करने के क्वेश्चन है, छोटे मोटे हैं, 1/4% कम मिल रहा है पहले के कंपैरिजन में, 1/4%, 8 में से 73/4 घटाएंगे तो। और जो ये 1/4% कम जो ब्याज मिल रहा है ये बराबर है 61.50 रुपए के। बस सिंपली 1% निकाल लो, फिर 100% तो आपको पता लग ही जाएगा। तो मैं 1% कैसे निकालूंगा? ये 1% का चौथा हिस्सा है ना, इसको 4 गुना कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। तो भाई एक बार डबल कर दूं और फिर डबल कर दूंगा, तो ये जो 61.5 है, जितनी देर मैं बताता हूं ना, जितनी देर में, उतना टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चंस को करने में, बस जो दिमाग में जो हो रहा है वो बताने की पूरी कोशिश। ठीक है, 61.5 को मैं कैसे डबल करता हूं? 60 का डबल होता है, 60 का डबल होता है 120, और 60 के अलावा यहां पर 1.5 बचा, 1.5 का डबल होता है 3, तो ये हो गया 123, और फिर से डबल करूंगा तो 246, तो मैंने इसको 4 गुना कर दिया 246। ठीक है, तो 1% 246, तो 100% कितना आ जाएगा भाई? 24,600, और उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 4,000, 4,000 रुपए 4800 बन गए 4 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट पर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड हैव बीन 1% पर एनम मोर, देखो ये हैं 4,000 रुपए और इनके बन गए 4800 रुपए, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। कितने टाइम में बन गया भाई? ये बन गया टोटल 4 साल के अंदर, 4 ईयर्स के अंदर 4,000 के 4800 रुपए। अब ये बोल रहे हैं, उसी सिचुएशन को मैं लिख रहा हूं, ठीक है, कि 4,000 रुपए कितने बन जाते? 4,000 रुपए कितने बन जाते इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड हैव बीन 1% मोर, अगर ऊपर वाली सिचुएशन से यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1% ज्यादा होती। तो यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो कन्वेंशनल वे है कि ऊपर मुझे ये पता है कि भाई कितने रुपए ज्यादा हो गए, 800 रुपए ज्यादा हो गए, 800 रुपए का ब्याज बन गया 4 साल में, तो एक साल में कितने का ब्याज बनेगा? 4 साल में 800 का
एक साल में 200 का, तो 200 रुपये इसका कितना परसेंट है, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, इसका 10% 400 है, 10% 400 है, तो 200% 5% होगा, तो 200 रुपये 5% होगा, 10% का आधा। तो ऊपर वाले केस में रेट 5% है, नीचे 1% ज्यादा है, तो ये 6% हो गई। तो इसका 6% कितना होगा, 240। इसका 6% कितना होगा भाई, 6 चौके 24, 240। तो 240 इंटू, बिकॉज 4 साल की बात है ना, तो 24 चौके 96, 960, तो भाई 4000 में 4960, तो अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये मैं बिल्कुल बेसिक कन्वेंशनल वे से मैं आपको बता रहा था कि आपको एक बार सिचुएशन समझ में आ जाए, अदरवाइज इतना लेंथी मेथड करने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल इजीली विदाउट राइटिंग विद इन फ्यू सेकेंड्स हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। कैसे आंसर कर सकते हैं, हमने देखना क्या है, तो देखो ध्यान से, हमने सिर्फ दो सिचुएशन को कंपेयर करना है, कि एक तो पहली सिचुएशन है, एक दूसरी सिचुएशन है। कि एग्जामिनर जब भी आपको ऐसे बोला है ना कि पहले वाली सिचुएशन से अब रेट 1% ज्यादा है, तो सिर्फ ये देखो कि पहले वाली सिचुएशन में जितना भी ब्याज बनाओ, मुझे पता नहीं कितना ब्याज बना, मुझे रेट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे वाली में 1% ज्यादा बनेगा, बस इतना देखना है कि नीचे वाली में 1% ज्यादा बनेगा, और वो भी सालाना। और यहां पर कितने साल की बात हो रही है, तो यहां पर बात हो रही है वही 4 साल की। एक साल में 1% ज्यादा बनेगा, तो 4 साल में कितना ज्यादा बनेगा, तो 4 साल में 4% ज्यादा ब्याज बनेगा। किसके कंपैरिजन में, देखो अब बात को ध्यान से सुनिएगा, कि पहले वाली सिचुएशन में ब्याज जितना भी बना उससे 4% ज्यादा बनेगा। मैं ये नहीं बोल रहा 4% बनेगा, उससे 4% ज्यादा बनेगा। तो पहले वाली सिचुएशन में ब्याज यहां तक पहुंच गया, इंटरेस्ट 4000 से लेकर 4800 तक पहुंच गया। तो पता नहीं कितने परसेंट बना, मैंने अब तक इसका परसेंटेज निकाला नहीं ना, लेकिन अब की बार भाई अगर रेट 1% ज्यादा होगी तो इससे 4% ज्यादा बना होता। किसका 4%, 4000 का 4%। तो 4000 का 4% क्या है, 4000 का 1% है 40, 4000 का 4% हो जाएगा 40 चौके 160, इससे 4% ज्यादा बना होता। भाई जो भी प्रिंसिपल होता है उसी का परसेंटेज होता है ना, तो ये हो गया 4960। तो यहां पर क्या है, यहां पर मेरे को रेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिंपली ये देखा कि भाई पहले वाली सिचुएशन में मैं यहां तक पहुंच गया, मैं यहां से यहां तक पहुंच गया, लेकिन अगर रेट 1% ज्यादा होती तो मैं 4% और आगे चला जाता, यहां से 4% और आगे चला जाता इसके कंपैरिजन में, तो मैंने इसका 4% जोड़ दिया। अब इसके अंदर फायदा क्या है, हो सकता है आपको ये लगे कि भाई मैं यहां पर रेट निकाल सकता था, इजीली कर सकता था, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इस 4800 की जगह कुछ भी कर दूं, यहां पर देखो 3975, 39 तो होगा नहीं भाई, इससे कम तो कैसे होगा, 4975 ऐसे कर दूं, या 4973, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपकी कैलकुलेशन को मुश्किल बना रहा हूं। तो अब मैं आपसे बोलूं कि की पहले 4000 रुपए के 4973 बन गए, ठीक है, और अगर रेट पहले से 2% ज्यादा हो, रेट पहले की सिचुएशन से 2% ज्यादा हो, तो कितने रुपए बनेंगे, अमाउंट कितना बनेगा। तो इसीलिए यहां पर अब आप रेट निकालोगे तो बिना वजह कैलकुलेट करोगे, हमने सिर्फ ये देखना है कि 4000 रुपए यहां तक पहुंच गए हैं किसी रेट के कारण, और अगर रेट 2% ज्यादा होगी तो भाई हर साल 2% आगे चले जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो जहां तक हम पहुंच चुके हैं वहां तक का फासला हम क्यों देखें कितना है क्या है, बस 2% आगे जाना है, लेकिन एक साल में 2% आगे जाना है, तो भाई 4 साल की बात है तो 8%, मतलब हम जहां पर भी पहुंच गए उससे 8% ज्यादा होंगे रुपए। तो बस इसका 8% निकाल लो, इसका 1% है 40, 8% हो जाएगा 8 चौके 32, 320, इसमें मैं जोड़ दूंगा 320, बस वो आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई 5293, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, ए सम ऑफ 400 सॉरी अमाउंट्स टू 480, कि भाई 400 रुपए के 480 बन गए 4 साल में, व्हाट विल इट अमाउंट टू, कितना अमाउंट हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से बढ़ा दी जाए। तो देखो ये जहां तक पहुंच गया वहां तक तो ये पहुंच ही गया, अगर यहां पर जितनी भी रेट है मुझे पता नहीं, अगर यहां से इसकी रेट 2% ज्यादा होती सालाना,
तो सालाना 2% ज्यादा हो जाता, तो हर साल में 2% पहले के मुकाबले ज्यादा हो जाता। तो भाई 4 साल में कितना ज्यादा हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में? 4 साल में 8% ज्यादा हो जाएगा। तो बस इसका 1% है 4, 2 के बाद पॉइंट लगा के आया, तो भाई 8% कितना हो जाएगा? 32। तो भाई ये जितना भी हो गया उसमें 32 और जोड़ दो, 8% और ज्यादा हो जाता, तो 512 इसका आंसर है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इसकी बिल्कुल रो फॉर्म में दिखा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक फॉर्म में। जब आप एक बार किसी कंसेप्ट को बिल्कुल रो फॉर्म में देख लेते हो, फिर कभी भी जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उससे इंप्रेस होना छोड़ दो। रो फॉर्म में अगर आप कंसेप्ट को देख लेते हो तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स को इजीली कर लोगे, क्योंकि रो से हम सीखते हैं और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के अंदर हम अप्लाई करते हैं, उससे हम सीखते नहीं। ठीक है, देखो ₹800 बिकम 956 इन 3 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो भाई 800 रुपए का 956 रुपए बन गया 3 साल में, कोई रेट थी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ज्यादा होती, अब तो इजीली आप बता दोगे ना पॉज करके, तो तुरंत एक बार बताओ भाई आंसर क्या होगा। तो 4% ज्यादा होती तो हर साल में यहां के मुकाबले, हर साल में यहां पर जितना भी ब्याज लगा उससे 4% ज्यादा ब्याज लगता। और बात हो रही है जी 3 साल की, तो यहां पर जितना भी ब्याज लगा उससे 12% ज्यादा ब्याज लगेगा। अगर भाई 3% ज्यादा होगी तो 12% किसका है? 12% तो हमेशा प्रिंसिपल का होता है। तो भाई प्रिंसिपल का 1% है 8, तो 12% होएगा 12 8 96। तो इसके अंदर मैं 96 जोड़ रहा हूं। और ये जो सिंपल सिंपल सी बातें हैं, यहां से इसको 4 दे दो, यहां से इसको 4 दे दो, तो ये 100 बन जाएगा, ये 952 हो जाएगा। तो 952 और 100 1052, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो भाई। ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई 1000 रुपए लगाए गए हैं, निवेश किए गए हैं 5% प्रति वर्ष की दर से। इफ द इंटरेस्ट इज एडिड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 years, और जो ब्याज है वो प्रिंसिपल के अंदर जोड़ दिया जाता है हर 10 साल के अंदर। ठीक है, हर 10 साल के अंदर ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ देंगे और नया प्रिंसिपल बन जाएगा। इसका यही मतलब है। द अमाउंट विल बिकम 2000 आफ्टर, तो जो अमाउंट है वो 2000 कितने सालों में बनेगा? तो देखो सिंपल से हम ट्रैक कर लेते हैं, जैसे एग्जामिनर बोल रहा है मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ रटने का नहीं होता कि भाई ये 1000 रुपए हैं और 5% ब्याज लग रहा है, और हर एक 10 साल के अंदर जो ब्याज है उसको प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं। तो ये 0 वाले साल तक, 10 वाले साल तक अगर हम जाएंगे तो 10 साल में इंटरेस्ट कितना लगेगा? सबसे पहले तो ये बताओ। 5% हर साल लगेगा, तो 10 साल में लगेगा 50%। तो 1000 का 50% कितना होगा? 500। तो 10 साल के बाद रुपए 1500 हो चुके होंगे, 10 साल के बाद 1500 हो गए, और नया प्रिंसिपल हमें मिल गया 1500, क्योंकि 10 साल के बाद ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं। अब उन्होंने ये पूछा है एग्जामिनर ने कि ये जो रुपए हैं ये 2000 कब बनेंगे? तो देखो भाई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 10 ईयर्स तो लग गए, 10 ईयर्स। अब मेरे को आगे ये देखना है कि 1500 रुपए के अंदर 500 रुपए कितने वक्त में जुड़ेंगे, 500 रुपए कितने टाइम में जुड़ेंगे, और जो रेट है वो 5% पर एनम है। तो ये आपको सीधा सीधा देख के पता लग रहा होगा ना कि 500 रुपए जोड़ने हैं 1500 पर, सीधा सीधा 1/3 दिख रहा होगा। और 1/3 का क्या मतलब है? 33.33%, मतलब कि 33.33% जोड़ना है, 33.33% जोड़ना है। और हर साल में कितने परसेंट जुड़ रहा है? हर साल में 5% जुड़ रहा है। तो कितने साल होंगे? 33.33, 33.33/5। अब आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए होंगे कैलकुलेशन करने में, तो अनकंफर्टेबल नहीं होना। 33.33% को मैं 100/3 लिख सकता हूं ना, इतना तो पता होगा ना। 33% पासिंग मार्क्स होते हैं, 100/3 33.33। तो बस परसेंटेज में इतना तो सीखा होगा कि 100 को 3 से डिवाइड करके आता है, तो 5 से इसको 20 पर, तो 20/3 ईयर्स। तो 20/3 क्या होता है? 20/3 होता है 6 2/3 ईयर। तो भाई 10 साल यहां तक लग गए, 6 2/3 आगे और लगेंगे, तो 16 2/3 सालों के अंदर 1000 रुपए के 2000 रुपए हो जाएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, ₹6000 बिकम 7200, 6000 रुपए के 7200 रुपए बन गए 4 सालों के अंदर।
at a certain rate of simple interest. If the rate of interest become 1.5 times of itself, the amount of the same principal in 5 years will be, यहाँ पर will be आएगा। तो देखो ध्यान से, एक बार तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर लो। अगर क्वेश्चन करके आंसर निकाल लिया है तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को बदल रहा हूं। इस 5 की जगह पर मैं रख रहा हूं 4, आपको समझाने के लिए 5 की जगह मैं रख रहा हूं 4, और बिना रेट कैलकुलेट किए इजीली इस काम को हम कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ऐसे ही आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग होती है। देखो 6,000 रुपए के कितने रुपए बन गए 4 साल में? 4 साल में 6,000 रुपए के 7200 रुपए बन गए। और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, या कोई भी ब्याज क्या होता है, वो होता है जो एक्स्ट्रा जो चीज जुड़ी है, एक्स्ट्रा जो फीस बनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होएगा? जितना भी एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, जितना भी एक्स्ट्रा जुड़ा है। तो सिंपल इंटरेस्ट 4 साल में कितना जुड़ गया? तो 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट जुड़ गया 1200 रुपए। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है रेट पर। जितनी भी रेट होगी उसी के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर मैं रेट को डबल कर दूं तो ब्याज भी दुगुना लगेगा, रेट को 3 गुना कर दूं, दर को 3 गुना कर दूं तो ब्याज 3 गुना लगेगा, 4 गुना कर दूं तो 4 गुना लगेगा। तो पहले मेरे को पता नहीं कितनी रेट थी और निकालनी भी नहीं है, ठीक है? अगर आपको निकालने का मन कर रहा है ना तो मैं वैल्यूज को इस तरह से बिगाड़ दूंगा, आप निकाल भी नहीं पाओगे, मतलब कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है? तो पहले जितनी भी रेट थी उसके हिसाब से ब्याज बना 1200, ऐसे देखो। और अब जो है यहां पर मैंने 4 इयर्स कर दिया है, ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। तो पहले जितनी भी रेट थी उसके हिसाब से ब्याज लगा 1200, लेकिन अब अगर मैं ये बोल दूं 1.5 टाइम्स की जगह अगर मैं ये बोल दूं डबल, कि भाई रेट को डबल कर दिया गया है, तो ये मत करना कि इसका डबल करके कि भाई अमाउंट इतना हो गया ना। अमाउंट डबल नहीं होता, ब्याज डबल होता है। रेट के ऊपर डायरेक्टली क्या डिपेंड करता है? ब्याज। जितनी रेट उतना ब्याज। 5% रेट तो 5% ब्याज, 10% रेट तो 10% ब्याज, है ना? तो रेट को अगर पहले से डबल कर दिया जाएगा, रेट को अगर पहले से डबल कर दिया जाएगा तो ब्याज हो जाएगा 2400। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बदल देता, यहां पर 4 साल और यहां पर डबल, तो सीधा सीधा आपने क्या बोलना था? पहले ब्याज बना 1200, जितनी भी रेट थी उसमें 1200 बना होगा। अब ब्याज अगर रेट को डबल कर दिया तो अब ब्याज बनेगा 2400, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 6000 में 2400 जोड़ूंगा 8400, तो 8400 आंसर आ जाता है। क्लियर है? अब एग्जामिनर ने 1.5 टाइम किया है तो भाई हम भी 1.5 कर देंगे। तो रेट को अगर 1.5 गुना किया, 1.5 टाइम किया, तो भाई जो भी इंटरेस्ट है ये जितने भी टाइम का लगा उतने ही टाइम के की बात कर रहे हैं, 4 साल की। पहले भी 4 साल का था, अब भी 4 साल की। तो जो भी ब्याज है वो भी 1.5 गुना हो जाएगा, मतलब कि 1800 हो जाएगा। 1.5 टाइम्स मतलब कि 1800। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 7800। तो समझ रहे हो, ये क्वेश्चंस डायरेक्टली देखकर करने के हैं। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में ऐसे आना चाहिए। तो मैं आपको हर एक तरह के क्वेश्चन नहीं करा सकता और ना ही कोई और करा सकता। आप मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट के चाहे 1000 क्वेश्चन ले आओ, मैं फिर भी एक नया क्वेश्चन बना दूंगा। कंसेप्ट पुराना होगा, नई तरह का, यार उसको तो हम ट्विस्ट करते रह सकते हैं ना, ठीक है? जब कोई बैठ के किसी भी टॉपिक के ऊपर बंदा सोचेगा कि क्या करूं क्या करूं क्या नया करूं, तो क्वेश्चन तो नई टाइप का वो बना ही लेगा, लेकिन कंसेप्ट वही पुराने घिसे पिटे होंगे, ठीक है? तो अब देखो कि अब ये क्वेश्चन क्या है, अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो अब देखो कैसे मेंटली इस क्वेश्चन को करेंगे कि भाई 4 साल में जो भी रेट रही हो उसके कारण 4 साल में यहां पर 1200 रुपए ऐड हो गए। 4 साल में 1200 रुपए। तो मैं अब देखूंगा कि 1 साल में कितने रुपए ऐड हुए। तो भाई 1 साल में रुपए ऐड हुए 300। तो जो भी पुरानी रेट थी उसके अकॉर्डिंग 1 साल में मैंने 1200 को 4 से डिवाइड कर दिया। 4 साल में 1200 तो 1 साल में 300। 1 साल में 300 रुपए ऐड होते। ये चीज मेंटली कर सकते थे बिना देखे। अब ये जो नई रेट आई है, ये जो 1.5 गुना जो रेट है, इसके कारण 1 साल में भाई 450 रुपए ऐड होंगे। 1.5 गुना है ना रेट, तो दर, तो 300 का 1.5 गुना 450। 300 में 150 जोड़ दिया मैंने, आधा और जोड़ दिया। 1 साल में 450 ऐड होंगे। अब एग्जामिनर ने आपको 5 साल बोल दिया ना, इस कारण मेरे को 1 साल का निकालना पड़ा। अगर 1 साल में 450 ऐड हो रहे हैं तो 5 साल में कितने ऐड होंगे? तो भाई इसको गुना कर दो 450 को, तो 5 चौके ये 2000 और 250, तो 2250 रुपए ऐड हो जाएंगे भाई। तो अगर ये 6000 है तो इसके अंदर 2250 रुपए ऐड हो जाएंगे, और ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 8250। तो उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी।
क्लियर है? तो यहां पर अब एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले, इजीली आप बता सकते हो। 1.5 टाइम्स की जगह 3 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, 5 साल की जगह 10 साल कर दे। ठीक है, तो चलो निकाल लो, फिर इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। 1.5 टाइम की जगह 4 गुना रेट हो गई और 5 ईयर की जगह 10 ईयर हो गया है। तो निकाल लो एक बार मिनट में, मैं आगे बढ़ता हूं, पॉज करके निकाल लो। A person invest money in 3 different schemes for 6 years, 10 years and 12 years at 10%, 12% एंड 15%। तो किसी आदमी ने भाई रुपए लगाए 6 साल के लिए, 10 साल के लिए और 12 साल के लिए अलग अलग स्कीम के अंदर। पहली स्कीम में 10% ब्याज मिल रहा है, अगली में 12%, अगली में 15%। एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट द सेम इंटरेस्ट। और जब भाई सारी स्कीम में पूरी हुई तो एंड में उसको सेम रुपए मिले। तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसने कितने रुपए लगाए थे ये पूछ रहे हैं। तो मान लो पहली वाली स्कीम में उसने ए रुपए लगाए, दूसरी वाली स्कीम में उसने बी रुपए लगाए और तीसरी वाली स्कीम में उसने सी रुपए लगाए। तो पहले वाली स्कीम में उसको कितने परसेंट ब्याज मिला 6 साल में? तो 6 साल में 10% के हिसाब से उसको 60% ब्याज मिला। किस चीज का 60%? ए का। पहले वाली स्कीम में ए रुपए लगाए थे ना। दूसरी वाली स्कीम में उसने 12% के हिसाब से 10 साल तक रुपए लगाए, तो उसको 120% ऑफ बी ब्याज मिला। इसी तरह से तीसरी वाली में 15 इंटू 12 होता है 180, तो उसको 180% ऑफ सी इतना ब्याज मिला। और ये सारे बराबर हैं क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट, उसको बराबर समान ब्याज मिलता है। तो अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, बिकॉज ये रेशियो के अंदर आने वाला है। जब भी आपको ऐसे मिले कुछ भी 4a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 5c, ऐसे कुछ भी मिले और आपको बताना हो a, b और c का अनुपात, तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, आपको इस चीज को इस तरह से लिख लेना है ताकि सब कुछ ऐसे आ जाए, a के नीचे कुछ आ जाए, बी के नीचे कुछ आ जाए और सी के नीचे कुछ आ जाए, और इनके नीचे जो जो भी होगा वो रेशियो के अंदर उनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, अनुपात के अंदर उनके मान को दर्शाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख लो कि नीचे कुछ वैल्यू आ जाए। ऐसा क्यों होता है रेशियो में बताऊंगा। देखो, तो अब ऐसा कुछ लिखना है कि भाई इनको ऐसी चीज से भाग करना है कि ऊपर 4, 2 और 5 ना बचे। तो 4, 2 और 5 इनका एलसीएम होता है भाई 20, तो मैं इनको 20 से भाग कर रहा हूं, 20 से। ठीक है, तो 4 5 20, 2 ढाई 20, 5 चौके 20, तो ये क्या आ गया, ये आ गया a बटे 5, b बटे 10 और c बटे 4। तो a b c का ये मैंने एग्जाम्पल लिया था उदाहरण, इसका वो क्या हो गया अनुपात, 5:10:4। ठीक है, इसी तरह से यहां पर करना है, आप इजीली कर लोगे यहां पर। तो एक बार 60 से मैं कैंसिल कर दूं, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 थी 180, 1 2 3 आ गया। अब 1 2 और 3 का एलसीएम क्या है, इनका एलसीएम है 6। ठीक है, तो 6 6 और 6 से मैंने भाग किया। ठीक है, एलसीएम होता है लघुत्तम समाप्त प्रत्यय। तो 1 से अगर 6 को काटूंगा तो 6 पे जाएगा, 2 से अगर 6 को काटूंगा तो 3 पर जाएगा, 3 से अगर 6 को काटूंगा तो 2 पर जाएगा। तो ए बी सी का अनुपात रेशियो क्या हो गया, 6:3:2। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। इफ एक्स वाई जेड आर 3 सम्स ऑफ मनी सच दैट वाई इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स, कि भाई ये इस तरह से हैं ये रुपए कि वाई जो है वो एक्स का ब्याज है, मतलब एक्स का कुछ परसेंट होएगा, है ना, एक्स का कुछ परसेंट होएगा, या तो ये भी बोल सकते हैं कुछ परसेंट है या फिर कुछ गुना, क्योंकि भाई 13% निकालना है किसी चीज का तो 13/100 गुना करते हैं, 5% निकालना है तो 5/100 गुना करते हैं। तो मतलब कि कुछ गुना भी मैं बोल सकता हूं, है ना, सिंपल सी बात है। और आगे क्या बोला है, इतना सिंपल, हाँ, y is the simple interest on x and z is the simple interest on y। तो z जो है वो y का ब्याज है, मतलब y को उसी चीज से अगर मैं गुना करूं तो z आ रहा है फॉर द सेम टाइम एंड सेम रेट। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सेम चीज से गुना करें, कि y जो है x का जितना परसेंट है उतना ही परसेंट z जो है वो y का है। देन वी हैव, तो मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि इस चीज को किसी चीज से गुना करें तो ये आता है, इस चीज को किसी चीज से गुना करें तो ये आता है, मतलब कि ये जीपी में है। तो
देखो अगर जीपी में तो डायरेक्टली पता लग रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। अदरवाइज हमें ये कंसेप्ट जानने की जरूरत नहीं है जीपी वाला। अदरवाइज आप क्या करो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब तो ये जीपी में है, अगर मैं यहां पर बोल दूं फॉर द सेम टाइम एंड डबल रेट, यहाँ पर सेम रेट है डबल, तो जीपी में नहीं होंगे। तो एक यूनिवर्सल चीज बता दूं, यूनिवर्सल चीज क्या है, जो भी एग्जामिनर बोल रहा है वैसा मान लो। दिक्कत क्या है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज मान लो। इन्होंने ये बोला है कि एक्स वाई और जेड इस प्रकार से हैं कि एक्स के ऊपर ब्याज तो वाई है और वाई के ऊपर ब्याज जो है वो जेड है। मतलब y इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन x, y जो है वो x पर ब्याज है और z y पर ब्याज है। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने x को मान लिया 100 रुपए और रेट को मान लिया मैंने 10% और टाइम को मैंने मान लिया 1 साल। तो 100 रुपए पर 1 साल में 10% कितना ब्याज होगा, 10% होगा 1 साल में। तो भाई 100 का 10% 10, तो y की वैल्यू 10 आ गई, क्योंकि y जो है वो x के ऊपर जितना ब्याज लगता है वो है। और z क्या है, z है जितना y पर ब्याज लगता है वो z है। तो भाई अब 10 का 10% कितना होगा, 1। और अब जो भी एग्जामिनर आपसे बोले वो देख लो कौन सा सच है। z का स्क्वायर x और y का प्रोडक्ट, z का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 100 इंटू 10 के बराबर तो नहीं हो सकता ना, देख के ही पता लग रहा है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। x y और z इज इक्वल टू 1, तीनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर, तीनों के गुणा 1 के बराबर नहीं है। एक्स स्क्वेयर मतलब कि 100 का स्क्वेयर 10 इंटू 1 के बराबर नहीं है। y का स्क्वेयर मतलब 10 का स्क्वेयर z इंटू एक्स के बराबर है, हाँ है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब अगर आपको इनको करने में मजा आया है तो अभी आपने क्या करना है, इस वीडियो के बाद एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 उनको आपने सोल्व करना है। ठीक है, और मेरे सॉल्यूशन ना देखने की कोशिश करनी है, खुद उनको सोल्व करना है। लेकिन अगर थोड़ा भी डाउट हो कि आप शॉर्टेस्ट वे से नहीं कर रहे हैं या बेस्ट वे से नहीं कर रहे हैं या आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो काफी ट्राई करने के बाद फिर आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, उनमें मिलते हैं।